So coordination and characteristics and importance. What is coordination? Management has to ensure that all the activities contribute to achievement of objective of a business as whole. This requires integration of activities and synchronization of efforts. The heads of departments, different departments should not treat each other as a competitors but should work as organ of one body. As the proper functioning of every organ of a human body is important for healthy body, the work of every department is important for organization as whole. Managers should therefore see that everybody in the organization understand its objective and work in the cooperation. Here इस पूरे टॉपिक में कोऑर्डिनेशन इन एवरी डिपार्टमेंट्स, हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, इसका इंपॉर्टेंस बता रखा है. लाइक दिस रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब सारी की सारी जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उन सब में सिंक्रोनाइजेशन बना रहे. दिस रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स. जो भी एफर्ट्स हम लगा रहे हैं उनका सब एक दूसरे से मिलकर रहे. द हेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट शुड नॉट ट्रीट अदर कॉम्पिटिटर्स बट शुड वर्क एज ऑर्गन ऑफ वन बॉडी. मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और सबके अलग अलग हेड होते हैं, तो उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है तो कंपटीशन न क्रिएट कर कंपटीशन जैसा सिनेरियो क्रिएट न कर वो एक ही बॉडी के ऑर्गन की तरह हम सारे डिपार्टमेंट्स एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वर्क कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हम सब लोग वर्कआउट कर रहे हैं. इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट कर हमें हर एक डिपार्टमेंट वर्क करे. As the proper functioning of every organ of human body is important for a healthy body, the work of every department is important. एक पर्टिकुलर बॉडी अगर अच्छे से हेल्दीली वर्कआउट करे, इसलिए हर एक बॉडी के पार्ट्स सब कुछ अच्छे से वर्क करने चाहिए. उसी तरीके से हर एक डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छे से वर्कआउट करे तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग होता रहेगा और ऑब्जेक्टिव को हम लोग इजीली अचीव कर पाएंगे. Managers should therefore see that everybody in the organization understands his objective. मतलब हर एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में वो सभी को ऑब्जेक्टिव पता चले and work in a cooperation with others to achieve this objective. और सब लोग कोऑपरेटिव तरीके से कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ रहकर मिलकर वर्कआउट करें, जिसकी वजह से हम लोग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए. This function of management is called coordination. इस फंक्शन को मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेशन बोलते हैं. It consists of harmonizing group efforts so as to achieve common objective. हार्मोनी क्रिएट कर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ना है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? Coordination is the essence of management. Management objective can be achieved only if there is a unity of actions among employees. अगर employees के बीच में unity है तो हम लोग coordination easily create कर सकते हैं. This is a possible if organization functions with a proper harmony. ये सिर्फ तभी possible रहेगा कि जब हर एक डिपार्टमेंट harmony create कर रहे. If the activities of an enterprise are not integrated, there is a lack of coordination. हर एक एक्टिविटी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक नहीं होगी, एक दूसरे के साथ मिलकर वर्कआउट नहीं करेगी, तो कोऑर्डिनेशन में कमी दिखाई देगी. Lack of coordination lead to duplication of work, overlapping of work and conflicts. उसकी वजह से problems create हो सकते हैं. Coordination is needed at all levels of management. Coordination सिर्फ upper level वालों के लिए जरूरी है ऐसा नहीं है, but तीनों levels of management को coordination की जरूरत रहेगी. The activities of various departments, units and various individuals in organizations are interdependent in nature. सारी activities एक दूसरे से interlinked रहेगी. Top level management जो भी terms and conditions, जो भी rules and regulations follow आगे forward करेंगे middle level वालों को, तो middle level का भी वर्कआउट उतना ही है कि उन्हीं को वैसे ही नीचे लोअर लेवल पे पास ऑन करे. अगर कुछ बीच में इंटरलिंक रहा, अगर कोऑर्डिनेशन सही से नहीं रहा, तो उसके वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. So coordination is needed at all levels of management. For example, the activities of purchase, production and marketing are interlinked. तीनों के तीनों एक्टिविटीज जो है परचेज करना या प्रोडक्शन करना या फिर मार्केटिंग करना, जितना परचेज होगा उतना अंदाजा आएगा कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है और अकॉर्डिंगली हमें मार्केटिंग करने का भी अंदाजा आता रहेगा. तो ये तीनों के तीनों इंटरलिंक्ड है. कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन एवरी मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ द बिजनेस. एक्टिविटीज लाइक परचेज,
production, finance or marketing are interrelated and have to be coordinated, so it is continuous process. ये तीनों के तीनों interlinked है. जितना प्रोडक्शन करेंगे, जितना मार्केटिंग करेंगे, उतनी ही चीज़ें बिकेंगी, और जितने बिकेंगी उतना ही ज़्यादा वापस से प्रोडक्शन करना पड़ेगा. Coordination is a continuous action in order to integrate and harmonize the different activities in enterprise. Coordination is an intentional efforts of a management. ये एक intentional effort भी रहेगा मैनेजमेंट में कि हर एक पर्सन, हर एक डिपार्टमेंट अच्छी तरीके से सिंक्रोनाइजली वर्कआउट करे, जिसकी वजह से वर्कआउट इजी हो जाए और हम लोग ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर पाए. Coordination attempts to achieve objective. Individuals' goals are integrated with the organizational goals through levels of common purpose. हर एक पर्टिकुलर पर्सन की जो गोल होगा वो कहीं ना कहीं वो मैनेज ऑर्गेनाइजेशन के गोल से रिलेटेड रहेगा. इट एडजस्ट एंड रिकॉन्सिल्स individuals' efforts at all the levels of management. Coordination bring efficiency in the operation by achieving the objective of the enterprise. Particular enterprise का objective achieve करने के लिए हम लोग जो भी वर्कआउट करें वो coordination की वजह से ही फुलफिल हो पाएगा. Importance of coordination क्या है? The meaning and characteristics of coordination indicate that it is of great importance. मतलब ऊपर का मीनिंग और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, इससे पता चला कि कोऑर्डिनेशन कितना जरूरी है. Without proper coordination, human efforts may get jeopardized and objectives may not be effectively achieved. मतलब प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं. ह्यूमन एफर्ट्स जो भी है वो दिक्कत उनको क्रिएट हो सकती है. वो ह्यूमन बीइंग जो होगा वो प्रॉब्लम में पड़ सकता है अगर हर एक डिपार्टमेंट का हर एक एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन करके वर्कआउट करके नहीं रहेगा. तो the importance of coordination can be explained with the following points. Coordination helps in maintaining harmony among workers in the organization. coordination की वजह से हर एक पर्सन में हार्मोनी बनी रहेगी, एकता का भाव बना रहेगा, जिसकी वजह से वर्कआउट इजीली रहेंगे. फ्रेंडली नेचर एक रहेगा जिसकी वजह से सब लोग इजीली वर्क कर पाएंगे. Coordination prevents overlapping of work and conflict among workers so as to achieve unity of action. Unity create करने के लिए भी overlapping of work ज़्यादा बढ़ता ना रहे, overlapping ना रहे, disturb ना रहे, conflict among workers के बीच में झगड़ा वगैरह ना होता रहे, conflicts problems create ना होते रहे, so as to achieve unity of actions. जो हमारे actions हैं वो उसे achieve करने के लिए. In a large organization, various departments and units are located at different places. Close interaction among people will be very difficult. बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बहुत दूर बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, बहुत एरिया दूर डिपार्टमेंट्स होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि दो पर्सन के बीच में क्लोज इंटरेक्शन बनना मुश्किल हो जाएगा. पीपल विल बी वेरी डिफिकल्ट. उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना, इंटरेक्शन लाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा. So as conscious efforts of management is needed to coordinate with the activities of such organization. Coordination attempts to achieve cordial human relations. Coordination helps to achieve ultimate objective of the organization by establishing direct contact between management and employees. Management और employees के बीच में अगर direct coordination रहा, direct contact रहा, जिसकी वजह से coordination बढ़ता रहेगा. अगर टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो डायरेक्टली वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मिडिल लेवल वाले जो रहेंगे वो उनकी बात है वो टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे और टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा वो लोअर लेवल तक पहुंचाएंगे. मतलब उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, एक कॉन्टैक्ट बना रहेगा. कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन. अगर कोऑर्डिनेशन अच्छे से बना रहा तो जिसकी वजह से टाइम भी हम लोग बचा सकते हैं और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी कम रहेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं रहेंगे. It increases efficiency and moral of the employees. Efficiency भी increase होगी और moral भी increase होगा. Coordination is an ordinary arrangement of a group of efforts to provide unity of actions for attainment of common purpose. एक common purpose को achieve करने के लिए कुछ न कुछ group of efforts हम लोग बनाते हैं unity provide करने के लिए. Coordination synchronizes the activity of an organization. It is an essence of management and it is not a separate function of a management. ये कोई particular अलग से separate function नहीं है, मतलब ये एक management का ही part होता है. It is performed while performing all the functions, other functions of management. ये तभी perform करते हैं जब हम लोग दूसरे functions को भी work up कर रहे होते हैं. Coordination
हर एक डिपार्टमेंट में ज़रूरी है, जिसकी वजह से हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे क्या वर्कआउट कर रहा है तो उससे ईजी रहेगा कि हम लोग हमारा ऑब्जेक्टिव जल्दी से अचीव कर पाएँ। Principles of management. Principles are the basic truth generally stated in the form of cause-effect relationship. Management principles are the broad guidelines for the managers for decision making. Management के जो principles बने हुए हैं वो मैनेजर्स के लिए गाइडलाइंस हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन बनाने के लिए मैनेजर्स के लिए प्रिंसिपल्स जो बनाए हुए हैं मैनेजमेंट के वो गाइडलाइंस हैं। Concept. Principles of management are derived on the basis of observation and experimentation studies. एक्सपेरिमेंट कर करके और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ये कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एस्टैब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर सर्व एज अ गाइड टू थॉट एंड एक्शंस। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। द कॉज डिवाइडिंग द वर्क एंड इफेक्ट स्पेशलाइजेशन कैन बी क्लियरली लोकेटेड। एक एग्जांपल दे रखा है, अगर किसी भी एक वर्क को अलग अलग वर्क में अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाए तो वो एक स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर स्टेटेड ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ व्हिच प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द मैनेजरियल डिसीजन। ये प्रिंसिपल्स की वजह से मैनेजर्स कुछ डिसीजन बना सकते हैं इनके बेसिस पर। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ नेचर है जैसे कि यूनिवर्सल। The management principles are applicable to all the types of organization like government, enterprise, educational institutes and business enterprise. Principles of management है तो वो यूनिवर्सल है। हर एक छोटा या बड़ा फर्म, कोई भी फर्म हो, उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जरूरी होते हैं। उन्होंने एग्जांपल दे रखा है लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज हो या कोई छोटा बड़ा बिजनेस एंटरप्राइज हो, सभी जगह पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जरूरी है। फ्लेक्सिबल Principles of management flexible भी है, like management principles are modified and applied according to the changing situations. For example, when an organization started its functioning, it may have adopted principles of centralization. When the organization become a large enterprise, it will apply principles of decentralization. Flexible भी उतना ही है। जब इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि वो किसी भी तरीके से हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। जब न्यूली स्टार्टेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सेंट्रलाइज फॉर्म में रहेगा, एक ही जन उसको अथॉरिटी एक ही के हाथ में होगी और वो ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभालेगा। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जा रहा है तो वो वर्क डिवाइड होता जाएगा, उसे डिसेंट्रलाइज होता जाएगा, सारी एक्टिविटीज डिसेंट्रलाइज होती रहेंगी। थर्ड टॉपिक, एम टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। इसका एम इतना ही होगा कि ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाए। ह्यूमन बिहेवियर इज अ कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल। ह्यूमन का बिहेवियर वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और अनप्रेडिक्टेबल है कि किस वक्त कौन से सिचुएशन में कौन सा पर्सन किस तरीके से बिहेव करेगा, तो वो प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर सो दैट ह्यूमन रिसोर्सेज गिव देयर बेस्ट टू दैन ऑर्गेनाइजेशन। अगर ह्यूमन पे भी ये प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाए तो इस अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल्स अगर अप्लाई किए जाए तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज फॉलोड सो दैट वेस्टफुल मूवमेंट ऑफ वर्कर्स कैन बी अवॉइडेड। अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर्स फॉलो किया जाए तो वेस्टफुल टाइमिंग जो वेस्ट हो रहा है तो वो कम किया जा सकता है उसे। Cause and effect relationship. Management principles indicate clearly cause of various actions and consequence of various decisions. For example, according to the principle of discipline, smooth running of business is the result of discipline. अगर डिसिप्लिन फॉलो किया जाए और ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फॉलो करें तो स्मूथ रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देख सकते हैं कि अगर सभी डिसिप्लिन से वर्कआउट कर रहे हैं तो हमें स्मूथ रनिंग ऑफ एवरी एक्टिविटी हम लोग देख सकते हैं। Significance of principle of management. Management principles have considerable importance in all group efforts. Following are the points of importance of management principles. Act as a guide for research in management. The principles so far developed can be tested in the new situations and management practices can be made more effective. For example,
In earlier days, workers were motivated by the remuneration, but nowadays family health, education of the children, etc. should be considerable by the organization in order to motivate and return the workers. Research मैनेजमेंट को गाइड भी कर रहा है रिसर्च करने के बाद कि पहले के टाइम में अगर एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना हो तो उनको मोटिवेट बाय द रेम्यूनरेशन, उनको पेमेंट कुछ देकर एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन देकर उनको मोटिवेट किया जाता था. बट नाउ डेज फैमिली का हेल्थ, एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयज को देकर उन्हें हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं. इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग. The knowledge of the principle of management help the manager to manage an enterprise properly. The principles of management help the managers from taking correct decision. Managers can handle situation smoothly. Understanding भी smooth बना रहा है और improvement दिखने मिल रहा है. Like कि अगर मैनेजर को कोई डिसीजन लेना है तो वो चीज़ों को समझ सकता है और डिसीजन प्रॉपरली ले सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, सारी सिचुएशन को स्मूथली कंट्रोल कर सकते हैं. आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर्स. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एरियाज वेयर मैनेजर्स शुड बी ट्रेन. कौन से एरिया में मैनेजर्स को ट्रेन किया जाए, कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग उनको ट्रेन कर सकते हैं. एक्ट एज अ रेफरेंस फॉर मैनेजर्स. Principal act as a reference for the manager and help to evaluate whether the decision taken by him are appropriate and accurate. रेफरेंस भी बनकर रहेगा मैनेजर्स को जब वो डिसीजन ले रहे हैं, तो कुछ ये प्रिंसिपल्स की वजह से वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो जो डिसीजन लेने जा रहे हैं वो सही है, वो एक्यूरेट है पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए या नहीं. इंक्रीज इफिशिएंसी. प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स for taking accurate decision. Principles help the manager for solving problems of the enterprise. अगर principles बने हुए हैं तो वो एक गाइडलाइन की तरह से है, लाइक कि उनको कोई भी डिसीजन लेना है तो वो accurate डिसीजन ले रहे हैं या नहीं, तो अकॉर्डिंगली वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोई भी एंटरप्राइज का कैसे भी छोटा बड़ा प्रॉब्लम हुआ हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इन प्रिंसिपल्स की हेल्प ले सकते हैं. Frederick Winslow Taylor identified that the existing management practices were based on trial and error method. F.W. Taylor is known as the father of scientific management. ये IMP पॉइंट है, ये MCQs का पार्ट भी बन सकता है. Like F.W. Taylor is known as father of scientific management. Father of scientific management F.W. Taylor. Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor. Scientific management means the application of scientific methods of study and analyzes the problem of management. Taylor developed the following principles for guiding the managers of an organization. F.W. Taylor ने कुछ principles बनाए हुए हैं कि वो managers को guide कर सकते हैं. These principles are known as principle of scientific management. Scientific management के principles F.W. Taylor ने बनाए हुए हैं. First one is development of science for each element of man's work. According to this principle, decision should be based on the fact rather than rule of thumb. The work assigned to the worker should be observed. Each element, time taken, effectivity of work, worker, etc. of work should be analyzed. The purpose of such observation is to decide the best way of performing the job. Taylor stressed that each job should be based on the scientific study. इस पॉइंट के इस प्रिंसिपल के बेसिस पे टेलर ऐसा बोलना चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय का कि उनका कितने टाइम में वो वर्क खत्म कर रहे हैं, उनका वर्क करने का पैटर्न, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाए, क्योंकि उनके जो वर्कआउट है, उनका जो काम करने का तरीका है, उसे शायद हम लोग चेंज कर सके. तो उनके काम करने का तरीका हम इस वाले पॉइंट में देख सकते हैं. साइंटिफिक सिलेक्शन, training and development of workmen. F.W. Taylor suggested that if an organization wants to improve the efficiency, it is necessary that workmen are appointed with due care scientifically on the basis of the job analysis and job description, so that their skill and experience match with the job. मतलब किसी भी एम्प्लॉयज को अगर हमें फॉर्म में लेना है तो उनका स्किल और उनका एक्सपीरियंस मैच हो, तभी हम लोग उनको जॉब एनालिसिस करके हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनमें कौन सी तरीके की स्किल्स है, उनमें किस तरीके का एक्सपीरियंस है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग उस वर्क के लिए उन्हें हमारे कंपनी में ले सकते हैं. क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. F.W. Taylor is one of the view that there should be close cooperative between workers and management
to carry out the work in accordance with the plans and standard. अगर इस पॉइंट के हिसाब से कहना चाहते हैं कि अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन अच्छा रहा, अगर उनके बीच का कम्युनिकेशन अच्छा रहा, तो वर्क स्मूथली हो सकता है, अच्छी तरीके से उसको वर्कआउट कर सकते हैं। प्लान्स और स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हमने प्री प्लान किया हुआ है, जो फोरकास्टिंग किया हुआ है, अकॉर्डिंगली हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। मेंटल रिवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर, विदाउट कंप्लीट mental revolution of workers and managers, scientific management will not be successful. जब तक एक mental revolution एक worker का हम लोग ठीक नहीं कर लेते, तब तक scientific management successful नहीं हो सकता है। The worker and management should have a complete change of outlook with respect to the relations and work effort. This is called mental revolution. Maximum propensity. As per this principle, the aim of every management should be secure maximum propensity of the employers and employees. Employers का भी और employees का भी. This is possible only when each worker is giving the opportunity for maximum output rather than restricted output. सबको each opportunity मिलनी चाहिए. Division of responsibility. Taylor emphasizes that there should be a clear-cut division of responsibility between management and workers. मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के बीच में क्लियर कट रिस्पांसिबिलिटीज डिवाइड कर देनी चाहिए। प्लानिंग ऑफ वर्क शुड बी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स की ही ये रिस्पांसिबिलिटी होगी कि प्लानिंग ऑफ वर्क, कौन सा वर्क किस पर्टिकुलर पर्सन को अकॉर्डिंग टू स्किल्स उसको दिया जाए। एग्जीक्यूशन वर्क शुड बी डन बाय वर्कर्स। काम करना वो वर्कर्स के हाथ में है, बट काम को डिवाइड करना वो मैनेजर्स के हाथ में है कि अकॉर्डिंग टू द स्किल्स कौन से पर्सन के पास कैसी स्किल्स है, अकॉर्डिंगली उसको वो वर्क दिया जाए, फिर काम करने का वर्कर्स के हाथ में है। टेक्निक्स कुछ है। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर इज बेस्ट नोन फॉर द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दिस इज आल्सो द आईएमपी क्वेश्चन, एमसीक्यूज का पार्ट बन सकता है। Techniques of scientific management. Taylor is the best known for the techniques of scientific management. Scientific management के लिए वो जाना जाता है, particularly in the production department, and that too at a shop level. Production department में जहाँ पे production हो रहा हो department. Following are the techniques of scientific management. Work study. Work study is the systematic, objective and critical examination of all the factors governing the operational efficiency of any specified activity in order to effect improvement. It includes time study, motion study, effectiveness study and method study. First one is time study. It is the technique of observing and recording the time required to do a price of work, developing the best way of doing it. पर्टिकुलर जिस पर्सन ने जितना वर्क किया है उसको उतना रेम्यूनरेशन देना। टाइम स्टडी, टाइम के बेसिस पे कि कितना पर्सन कितना टाइम वर्क कर रहा है, अगर वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो उसे एक्स्ट्रा पे किया जाए। ये सब टाइम स्टडी का पार्ट है। इज अ टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ प्राइस ऑफ वर्क। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर वर्क करने के लिए कितना टाइम हमें ज़रूरी है। 2 यूनिट प्रोड्यूस करने में अगर 10 मिनट लगते हैं तो वैसे ही सामने वाले पर्सन को भी उतने ही मैक्सिमम और मिनिमम सबको लागू पड़ना चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट, यानी कौन सा वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए वो भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। मोशन ऑफ स्टडी। मोशन, अंडर मोशन स्टडी द मूवमेंट ऑफ मैन, मशीन्स एंड मटीरियल। मैन, मशीन एंड मटीरियल, 3 पार्ट्स जो प्रोडक्शन के पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक मटीरियल भी जरूरी है, मैन फोर्स भी जरूरी है और मशीन्स भी जरूरी है। आर ऑब्जर्व एंड एनालाइज्ड, उन लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है। मोशन स्टडी एलिमिनेट्स wasteful motion and help to find the best method of doing the particular job। कोई particular वर्क को कौन सी ऐसी मेथड को अप्लाई किया जाए जिसके वजह से हम लोग कम वेस्टेज करें, टाइम का वेस्टेज कम हो और वो पर्टिकुलर मटेरियल का वेस्टेज कम हो, तो ऐसी कौन सी हम लोग टेक्निक यूज करें वो फाइंड आउट करना मोशन स्टडी। Effectiveness study means the systematic
objective and critical examination of cause and consequence of acting. This study is aimed to determine the amount and frequency of rest required in completing work with a full capacity. Means the systematic objective, मतलब systematically हम लोगों ने objective and critical examination हमने किया of causes and consequence of acting. This study is aimed to determine the amount and frequency of rest required in completing the work. कोई particular work complete करने के लिए हम लोग को कितनी frequency ज़रूरत है, कितनी frequency में हम लोग वो चीज़ को कर सकते हैं, वो find out करना. Method study is concerned with the analyzing and evaluating the method, capital intensive और labor intensive. ये capital intensive रहेगा या labor intensive रहेगा of performing a job. कोई particular एक job perform करने के लिए वो capital intensive है या labor intensive है. Management should select the best method after considering the following factors. Method study को करने के लिए कुछ factors है like standardization. It refers to the methods of selecting standard material, machines and tools for use by the workers and standardization of work condition with respect to lighting, ventilation, etc. It will improve the efficient performance of the job. इसकी वजह से job performance improve हो सकता है. Functional foremanship. Under functional foremanship, a worker is supervised by several specialized foremen. Each foreman control various aspects of production. यहाँ पे कुछ foreman हैं. Factory manager, planning in charge and production in charge. दो हैं जिसमें instruction card clerk रहेगा, एक time and cost clerk, फिर एक gang boss, फिर एक इधर inspector, एक repair boss and speed boss. ये production in charge रहेंगे और ये planning in charge रहेंगे, planning करने के लिए. और according to the guidelines workers work करेंगे. Production department में ये लोग रहेंगे gang boss, repair boss and inspector and speed boss. Foreman under planning department, route clerk. He will determine the process of production and the route through which the raw material will pass. अब रूट क्लर्क जो होगा उसका काम क्या होगा कि वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बताएगा कि कौन सा प्रोसेस अप्लाई किया जाए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, कौन सी प्रोसेस है जो कम टाइम में हमें ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा है. तो रूट क्लर्क यही हमें बताएगा कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द रूट थ्रू विच द रॉ मटेरियल विल पास, और वो रूट भी कि कौन से रूट से वो रॉ मटेरियल पास होना चाहिए. Instruction card clerk का काम क्या है? He lay down the instructions for workers who have to follow them to perform their job. जो workers हैं उनको जो job करना है तो ये instruction card clerk करेंगे कि उनको क्या workout करना है. Time and cost clerk, he set the timetable for doing various jobs and specify the labor cost and material cost for each operation. हर एक operation जो चीजें करनी है, जो activities perform करनी है, उसके लिए time cost और labor cost, material cost वो कहेंगे. Shop disciplinary, he has the responsibility to maintain the discipline in the factory. Stop disciplinary जो होगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो फैक्ट्री सराउंडिंग पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करे, दूसरे जो वर्कर्स हैं वो उसे फॉलो करे. तो वो इन सारी चीज़ों का फैक्ट्री में कि डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है कि नहीं उस चीज़ का ध्यान रखेंगे. फॉरमैन अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर, ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर के इस डायग्राम में मैंने आपको बताया कि आपकी बुक में भी ये होगा, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज. अब फॉरमैन अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर gang boss. He arrange works, machines, tools and materials etc. for the jobs. इनका काम ये होगा कि वर्कर्स अरेंज करे, मशीन्स को अरेंज करे और वो उसको उसमें जो ज़रूरत पड़ते हैं टूल्स और मटेरियल्स उसको भी मैनेज करे. स्पीड बॉस,
he has the responsibility of maintaining the planned speed of production, कि कितने आवर्स में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, उनके पास वो स्पीड टेबल होगा, वो इसी चीज पे वर्कआउट करेंगे कि उन्होंने जो प्लान किया होगा कि इतने टाइम पीरियड में इतना प्रोडक्शन तो होना ही चाहिए, तो ये क्या हाथ में है। इन केस ऑफ डिले ही investigates the case cause and tries to remove them, अगर डिले हो रहा है, अगर उतने ही टाइम में उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वो उस रीजन को फाइंड आउट करेंगे और उस पर वर्कआउट करेंगे कि कितने बेस्ट तरीके से हम लोग क्या चीज उसमें यूज की जाए जिसकी वजह से वो जो प्रॉब्लम हुआ था उसे सॉल्व किया जाए। रिपेयर बॉस, he has the responsibility of maintaining, cleaning, greasing, oiling, etc. the machines, tools and equipments, जो machines और tools और equipments जो है जो employees यूज कर रहे हैं, तो उनका ध्यान रखना, वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, उस चीज का ध्यान रखना ये रिपेयर बॉस के अंडर रहेगा। इंस्पेक्टर, he has to ensure that output grades to the standard of quality set by the planning department, क्या जो प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सेट की हुई जो क्वालिटी है वो टाइम पीरियड के हिसाब से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं, उसका इंस्पेक्शन करना। डिफरेंशियल प्राइस रेट प्लान, FW Taylor suggested higher payment for those workers who produce standard output or more and lower payment to those who fail to produce standard output। FW Taylor ने ये भी सजेस्ट किया कि जो वर्कर्स हायर पेमेंट फॉर दोज वर्कर्स हु प्रोड्यूस स्टैंडर्ड आउटपुट, जो स्टैंडर्ड आउटपुट जैसे फॉरकास्ट जैसे प्लान किया होता है वैसे ही क्वालिटी का आउटपुट वो सिलेक्ट जितना हमने टाइम दिया होता है उतने ही टाइम पीरियड में अगर दे रहा है तो उसे हायर पेमेंट पे किया जाए एंड लोअर पेमेंट टू दोज हु फेल टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड आउटपुट, और उन लोगों को कम पेमेंट किया जाए जो डिजायर जो डिसाइड किया होता है उतना आउटपुट, उतना क्वालिटी वाला आउटपुट, उतना प्रोडक्शन नहीं करना है। वर्कर्स आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस्ड, पीस बेस्ड सिस्टम भी होता है जहाँ पे जितने उन्होंने यूनिट जितने पीस उन्होंने प्रोड्यूस किए हो उसके बेसिस पे उन्हें रेम्यूनरेशन मिलता है, उसके बेसिस पे उनको पेमेंट मिलता है। Piece produced due to the different rates of different sets of workers, it is known as differential piece rate plan, उसको differential piece rate plan भी कहा जाता है। Piece rate plan, suppose standard output is fixed at 100 units and two workers A and B produce 120 units and 80 units respectively. If the two pieces rate are ₹1 and ₹0.75, A will receive 120 and B will get only 60, only ₹60 only. As B receives a lesser pay, he will be under pressure to improve the efficiency and to attain the standard output. मतलब अगर उसके काम के हिसाब से अगर उसको पे किया जा रहा है, अगर उसके साथ वाले एम्प्लॉय को क्योंकि उसने ज़्यादा इनपुट्स ज़्यादा प्रोडक्शन किया है तो उसको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, तो वो भी इन्फ्लुएंस होगा कि वो भी अच्छे से वर्क करे क्योंकि उसको ज़्यादा पेमेंट मिला है तो मुझे भी मिल सकता है। इसलिए पीस रेट सिस्टम के हिसाब से अगर पेमेंट किया जाए तो जिसको कम मिल रहा है तो वो इन्फ्लुएंस होगा कि वो भी ज़्यादा अच्छे से वर्क करे।